नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज लाइन में और मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। न्यूज लाइन में आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आने वाली चुनौतियों की। मोदी सरकार को 1 साल पूरा होने वाला है और इस बीच सरकार बनने के बाद पहली बार बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। साथ ही प्रधानमंत्री के सामने कई चुनौतियां भी आने वाली हैं जिनमें उन्हें पार पाना होगा। बेंगलुरु में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। सरकार में आने के बाद से बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पहली बार हो रही है। मोदी सरकार का 1 साल पूरा होने वाला है और ये मौका है खुद की पीठ थपथपाने का। साथ ही कई चुनौतियां भी हैं जिनसे मोदी सरकार को पार पाना होगा किसी भी हालत में। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, तय होगी आगे की रणनीति। मोदी के सामने कई चुनौतियां। अपनी स्थापना के 34 साल बाद भारतीय जनता पार्टी अपने इतिहास की सबसे बड़ी सफलता के शिखर पर है। हाल ही में बीजेपी को दुनिया की सबसे बड़ी सियासी पार्टी बनने का गौरव भी हासिल हो गया। अब पार्टी के सामने बड़े बड़े लक्ष्य हैं, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं। इस नजरिए से भविष्य का रोड मैप तय करने के लिए बेंगलुरु में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक हो रही है। भूमि अधिग्रहण बिल पर विपक्ष पूरी तरह से एकजुट है। पूरा विपक्ष 1 साल लैंड बिल का विरोध कर रहा है। इसके अलावा कांग्रेस भी धीरे धीरे मजबूत होती जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी किसानों से मिलकर उनका दुख दर्द बांट रही हैं। पार्टी को लगता है कि इस मोर्चे पर कांग्रेस बढ़त बना रही है, जिसे रोकने की कोशिशें जरूरी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगली चुनौती बिहार और पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव हैं। बीजेपी को मोदी लहर पर काफी भरोसा था, लेकिन दिल्ली के चुनाव के बाद ये भरोसा टूट गया है। वहीं बिहार में जीतनराम मांझी सरकार को भी बचाने के लिए बीजेपी ने कोशिश की थी, लेकिन वहां भी उसे नाकामी ही मिली। इसके अलावा बिहार में एसपी, जेडीयू और आरजेडी को मिलाकर 6 सियासी दल एक होकर जनता परिवार बना रहे हैं। ऐसे में मोदी को इन सब से निपटना है। वहीं पश्चिम बंगाल में दीदी के किले को ध्वस्त करना भी मोदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। मोदी सरकार की सबसे बड़ी चुनौती जमीन अधिग्रहण बिल है। बिल लोकसभा में तो पास हो चुका है, लेकिन राज्यसभा में बिल को पास कराना सरकार के लिए मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा किसानों ने भी मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अपनी इमेज बचाने की भी चुनौती है। मोदी के मंत्री बेकार की बयानबाजी करके उनकी और सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे में अगर मोदी ने अपने मंत्रियों पर लगाम नहीं लगाई तो उनकी साख भी गिर सकती है। मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव और फिर कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में भारी जीत दर्ज की, लेकिन दिल्ली ने मोदी लहर पर ब्रेक लगा दिया। ऐसे में मोदी को इन चुनौतियों से पार पाना होगा, तभी वो आने वाले वक्त में कामयाब हो पाएंगे। प्रदीप नदानिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तो बेंगलुरु में बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। बैठक में कई चुनौतियों को लेकर चर्चा चल रही है, चिंतन मंथन चल रहा है। चुनौतियां कई हैं। बिहार पश्चिम बंगाल का चुनाव है, जमीन अधिग्रहण बिल है, इमेज बचाने की कवायद है, ऐसी तमाम चुनौतियां हैं। और सबसे बड़ी चुनौती जिस तरीके से राजधानी में हार हुई, सबसे बड़ा चिंतन मंथन उस पर भी चल रहा है कि आगे कैसे खुद को मजबूत किया जाए, क्योंकि मोदी लहर के सहारे बीजेपी हर राज्य में विधानसभा चुनाव जीत रही थी, लेकिन राजधानी में आकर ब्रेक लग गया। अब इसको ब्रेक को हटाना है। तमाम मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी चिंतन मंथन कर रही है और बेंगलुरु में तमाम बड़े नेता बीजेपी के मौजूद हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। राजनीतिक संपादक मनोज वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के नेता खेमचंद शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार पुष्परंजन जी मौजूद हैं, कांग्रेस नेता दुष्यंत शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। पहला सवाल मेरा मनोज वर्मा जी आपसे है, कार्यकारिणी की बैठक को किस तरीके से आप देख रहे हैं इसे? नहीं, देखिए, सरकार मोदी सरकार केंद्र में बनने के बाद
ये बीजेपी की दूसरी कार्यकारिणी की बैठक हो रही है और इस कार्यकारिणी की बैठक का जो केंद्र बिंदु है वो एक तो मोदी सरकार के 10 महीने का जो कार्यकाल है वो है और दूसरा संगठन का विस्तार। भारतीय जनता पार्टी को आने वाले कुछ समय में सबसे पहले तो बिहार का चुनाव फेस करना है, फिर पश्चिम बंगाल का है और 2017 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है। ये 3 चुनाव भारतीय जनता पार्टी की अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण मान रही है और उसके साथ साथ संगठन का विस्तार, जिस तरह सदस्यता का एक बड़ा लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा है उसको हासिल करना, ये दूसरा लक्ष्य है। लेकिन इन दोनों से बड़ा लक्ष्य है मोदी सरकार का जो 10 महीने का काम है उसको जनता तक कैसे पहुंचाया जाए। मोदी सरकार की छवि को, जो सकारात्मक छवि बनी हुई थी, उसको कैसे बनाया रखा जाए, ये संगठन के सामने सबसे महत्वपूर्ण विषय है। सरकार और जनता के बीच संगठन ही एक प्रकार से मुझे लगता है पुल की भूमिका निभाता है और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में जो बंगलौर में बैठक हो रही है उसी में इस प्रकार की रणनीति बनाई जाएगी कि मोदी सरकार की योजनाओं को जनता तक कैसे पहुंचाया जाए। लेकिन सवाल ये भी है कि 10 महीने बीत चुके हैं, काम को लेकर जिस तरीके से चर्चा होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। चुनौती एक ये भी है, भले ही उपलब्धियां गिनाई जा रही हो। नहीं, निश्चित रूप से कि 10 महीने का जो कार्यकाल है नरेंद्र मोदी का, उसको लेके विपक्ष के अपने तर्क हैं, सत्ता पक्ष का अपना तर्क है। जनता दोनों के तर्क वितर्क को देख रही है और इस विश्लेषण को कर रही है कि मोदी सरकार ने 10 महीने में क्या किया और क्या नहीं किया। निश्चित रूप से सवाल भी हैं और उसके उत्तर भी हैं। तमाम तरह के सवाल बरकरार है। जाहिर सी बात है कि आगे की रणनीति पर बीजेपी चर्चा कर रही है। खेमचंद्र जी, कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, उपलब्धियां भी गिनाई जा रही हैं, चुनौतियां ढेर सारी हैं, क्या लग रहा है? देखिए, जो कार्यकारिणी की बैठक हो रही है ये एक ऐसे समय में हो रही है जब भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है। इसके साथ साथ ये वर्ष हमारी भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनावी वर्ष भी है। इसमें हमारी बेसिक इकाई से लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सबका चुनाव होने वाला है। तो उस विषय पे भी, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट विषय है, उस पर भी इस कार्यकारिणी में चर्चा हो रही है। इसके बाद जो प्रमुख प्रदेश, जो बड़े प्रदेश माने जाते हैं, उनमें इलेक्शन आने वाला है, तो उनमें हमारी तैयारियों पर भी चर्चा की जाएगी। तीसरा, जो हमारी सरकार के 10 महीने कंप्लीट हुए हैं उसमें हमारी जो प्रमुख उपलब्धियां हैं उसको जनता के बीच में और इफेक्टिव तरीके से कैसे ले जाया जा सके, उस पर भी चर्चा होगी। आपको याद होगा कि जो नो लॉस बोलते थे उसमें से भी हमारी सरकार ने 1 लाख करोड़ से ज़्यादा देश को पैसा ला के दिया और देश का पैसा बचाया। वैसे ही कोयल में 2 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा बचाया। तो बहुत सारी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं, उसको जनता के बीच में इफेक्टिव तरीके से ले जाना है, ताकि जो जिन बातों को करके हम लोग जनता के बीच में आए उनको पूरा किया जा सके, देश के विकास को तेज़ी से आगे बढ़ाया जा सके। जो एक वर्किंग कल्चर डेवलप हुई है उस वर्किंग कल्चर को आगे बढ़ाया जा सके। आपकी पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह का कहना है कि 2020 तक हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। क्या लग रहा है, इन हालात में आप टिक पाएंगे? मेरे को तो लगता है कि हम शायद उसके बाद तक टिके रहेंगे, लेकिन डिसाइड करना तो जनता का अधिकार होता है और जनता के हाथ में होता है। टिक पाना भी विकास के ऊपर निर्भर करता है। खेमचंद्र जी, ये बात आपको आपकी सरकार को समझनी होगी। बिल्कुल करता है, मैं मानता हूँ, बिल्कुल करता है। इसीलिए हम चिंतित हैं कि हम कैसे तेजी से विकास कर सकें। 10 महीने में हमने बहुत करने की कोशिश की और बहुत अच्छे सार्थक रिजल्ट आए। उसी का परिणाम है कि पूरे विश्व में आज भारत की जो साख है वो बड़ी है और एक वर्किंग कल्चर डेवलप हुआ है। जो नेगेटिविटी का माहौल है वो दूर हुआ है। आज भारत के किसी भी नागरिक से आप बात करिए वो पॉजिटिव सोचता है, किसी भी व्यक्ति से बात करिए वो सोचता है कि हाँ, भारत विकास कर रहा है और हमारा जो फ्यूचर है वो ब्राइट है। आपके हिसाब से पॉजिटिव सोच रहा है भारत का आम नागरिक, लेकिन 10 महीने में कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी है। जो काम आपको सबसे पहले आके करना चाहिए था वो आपने पीछे छोड़ दिए। भविष्य के कामों में हाथ डाला है जिनमें वक्त लगेगा। जनता इंतजार कर रही है। आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। पुष्परंजन जी, कार्यकारिणी की बैठक, चिंतन मंथन हो रहा है। जाहिर सी बात है चुनाव है राज्यों में और काफी इंपॉर्टेंट वक्त चल रहा है सरकार के लिए, बीजेपी के लिए। किस तरीके से आप देख रहे हैं? पहली बार मैं इस कार्यकारिणी की बैठक में देख रहा हूँ कि एक तरफ बैठक चल रही है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री बेंगलोर की जनता की रैली कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे हैं कि हमने क्या क्या किया है। कटाक्ष कर रहे हैं विपक्ष पे कि कोयला को हमने हीरा बना दिया,
जबकि मामला अदालत में है। तो वो तमाम उपलब्धियों के साथ साथ विपक्ष पे भी हमला अपनी सरकार की उपलब्धियों को, जबकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से ही पूरे देश में संदेश जाना चाहिए कि क्या सरकार ने पाया है, किस तरह से सरकार की समीक्षा की जा रही है, पार्टी किस नज़र से देखती है, पार्टी की रणनीति आगे की क्या होगी। वो सारा कुछ मोदी जी के वक्तव्य में आम जनता के समक्ष सामने आ रहा था। आज जिस तरह से वो बयान दे रहे थे, पब्लिक को एड्रेस कर रहे थे, बेंगलुरु की जनता को। एक इशू। दूसरा इशू ये है कि आज ये जो बैठक चल रही है, भाजपा के संविधान में हर 3 महीने पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी चाहिए, लेकिन ये बैठक हुई है 9 महीने के बाद। पहले भी 1 साल के गैप पे कई बार बैठकें हुई हैं। तो ये समझ में नहीं आती कि आखिर आपकी पार्टी का संविधान कुछ कहता है, बैठक आप 9 महीने के बाद क्यों कर रहे हैं, क्या ऐसी वजह थी? ये भी थोड़ा मैं जानना चाहूँगा अपने साथी जो पैनलिस्ट हैं उनसे जी। दूसरा, ये बैठक के केंद्र में इस समय आडवाणी जी हैं। आडवाणी जी गोवा की बैठक में नहीं आए थे 2013 में, तो इस वजह से भी नहीं आए, तो नहीं बोले वहाँ पर। लेकिन अब जो बैठक हो रही है उसमें आडवाणी जी मौजूद है वहाँ पर, लेकिन वो बोलने वालों की लिस्ट में नहीं है। इसे लेकर पूरा दिन मंथन में ही बीता है, अखबारों में भी और सोशल मीडिया पे भी, चैनलों पे भी। तो एक प्रश्न तो बनता है कि आडवाणी जी वहाँ हैं, पार्टी के लेवल पे एक धड़ा है, वो कह रहा है कि नहीं आप मत बोलिए, एक धड़ा कह रहा है आप ये बोलिए, दूसरा कि आपको क्या क्या आलोचना सरकार की नहीं करनी चाहिए। ऐसी बातें भी निकल के आ रही बेंगलुरु। कुछ हलचल तो है, कुछ ऐसा वैसा ना बोल जाए, कहीं नाराजगी है जो बाहर आलोचना ना कर दें, क्योंकि आडवाणी जी पहले नेता थे, इतने वरिष्ठ नेता कि उन्होंने मोदी जी के पार्टी के प्रचार की कमान अपने हाथ में नहीं संभालने या प्रधानमंत्री नहीं बनने, इन सब चीज़ों पर आपत्ति दर्ज की थी। तो क्या वजह है कि इस समय आडवाणी जी को नहीं फ्रंट पे लाया जा रहा है बेंगलुरु में रहते हुए? मगर मार्गदर्शन कमेटी में वो हैं, तो उसके नाते तो बनता है कि वो मार्गदर्शन करें। विपनेश जी, आज तक ये मार्गदर्शक कमेटी जो है ना, ये बनी थी जब, तब से लेकर अब तक एक भी बैठक नहीं हुई है। 26 अगस्त 2014 को बनी थी मार्गदर्शक समिति, 5 लोग इसमें थे। 5 में से सबसे वरिष्ठतम जो नेता हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी स्थिति ऐसे नहीं किसी तरह का मार्गदर्शन दे सके। बिल्कुल। उनसे, उनके हाथ से आशीर्वाद लिया जा सकता है, मार्गदर्शन देने की मुश्किल उनके साथ है। बाकी बचे 2 लोग नरेंद्र मोदी जी हैं और उनके साथ राजनाथ सिंह जी हैं। ये 2 मतलब कि 2 दिल एक जान वाली बात है इनमें। बाकी लालकृष्ण आडवाणी जी हो गए, मुरली मनोहर जोशी जी हो गए। ये दोनों इतने इनको हाशिए पर डालने के लिए मुझे लगता है कि मार्गदर्शन समिति बनाई गई है। हाशिए वाली बात से इनको दिक्कत हो रही है। और मार्गदर्शन समिति नाम न देकर अच्छा रहता है, इसका नाम मूक दर्शक समिति रखा जाता है मार्गदर्शक के बदले में, क्योंकि आज तक इस समिति की एक भी बैठक नहीं हुई, न ही एक बार ही मार्गदर्शन पूछा गया कि आप क्या पार्टी के लिए मार्गदर्शन दे रहे हैं जी। अलग अभी हम आ रहे हैं, 1 मिनट। तो ये सब तमाम ठीक है दुष्यंत जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। उससे पहले मैं पुष्परंजन सर के सवालों का जवाब खेमचंद जी से ले लूं। खेमचंद जी, पहला सवाल ये कि कार्यकारिणी की बैठक इतनी देरी से क्यों हो रही है? दूसरा सवाल ये कि क्या आडवाणी बोलेंगे? तीसरा सवाल ये कि मार्गदर्शन कमेटी की अभी तक कोई बैठक क्यों नहीं, सलाह मशवरा अब तक क्यों नहीं लिया गया? मैं आपको तीसरा जो आपका सवाल एक एक जवाब देता हूँ, एक करके। मैं तीसरे सवाल से शुरू करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी कुछ दिन पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी आडवाणी जी के साथ उनके घर पे बैठे, उनसे मार्गदर्शन लिया। उसके बाद 1 to 1 वो मुरली मनोहर जोशी जी के पास, जो 2 हमारे वरिष्ठ नेता हैं जिनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए, जो सर्वोपरि नेता हैं, उनसे मार्गदर्शन लिया राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। ये मीडिया ने रिपोर्ट किया, ऑन द रिकॉर्ड है, मैं नहीं कह रहा हूँ। अभी जो कार्यकारिणी की बैठक के मतलब एक व्यक्ति से आप लेंगे, आप कैसे लेंगे ये आप नहीं बताएंगे, हमारी पार्टी कैसे काम करना चाहिए वो नहीं बताएंगे। हाँ, काम हो रहा है, उनसे मार्गदर्शन लिया जा रहा है। क्वेश्चन ये हो रहा है कि आडवाणी जी को दरकिनार किया जा रहा है या उनको किनारे किया, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके मंच पे देखिए, आडवाणी जी वहाँ पे मंच पे विराजमान है और प्रमुख नेता, एज ए प्रमुख नेता या फिर हमारे सर्वोपरि नेता की तरह वो अपना आशीष और अपना आशीर्वाद सभी को दे रहे हैं। वो सबको अपना गाइडेंस देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। किस फॉर्म में देंगे वो उनको डिसाइड करना है।
तीसरा मैं आपको बताना चाहता मंच हूँ, पर कल बोलेंगे या नहीं? आज तो वो बोले नहीं, कल बोलेंगे या नहीं? बोलेंगे, ये पार्टी का और उनका अपना विषय है, लेकिन वो मंच पे हैं क्योंकि लिस्ट में उनका नाम है नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपनी गाइडेंस, अपना मार्गदर्शन ऑलरेडी दे दिया है और उनका मंच पे होना ही हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए उत्साह का बात होता है, मार्गदर्शन की बात होती है और पूरी कार्य समिति को उससे खुशी है। वो मंच पे हैं और वो हमारे बीच में, और हमें किसी न किसी रूप में वो आशीर्वाद और आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मंच पर मौजूद हैं और मार्गदर्शन कमेटी के वो सदस्य हैं, ऐसे में कुछ ना बोले। राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, कुछ बोलना एक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होता है। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो अपनी सोच थी उस मीटिंग में पूरी तरीके से बता दिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसको ब्रीफ भी किया। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये मीटिंग इतनी लेट क्यों हुई, आप जानते हैं कि नए अध्यक्ष का चुनाव हुआ, एक बहुत बड़ा चुनाव कंप्लीट हुआ, नई सरकार बनी, उसके बाद जो नई टीम है अध्यक्ष जी की वो अभी रिसेंटली डिक्लेयर हुई। तो जब नई टीम रिसेंटली डिक्लेयर हुई तो उसके बाद मीटिंग हो रही है, तो ये संगठनात्मक क्योंकि बहुत सारे काम चल रहे थे उसी वजह से थोड़ी डिले हुई है। तो इसमें ये कहना कि भाई पर्पजफुली डिले हुई है तो वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 111 सदस्य हैं, नई टीम कोई ऐसी बनी नहीं जिसको लेके आप कह रहे हैं कि हम 9 महीने के बाद क्यों बैठक कर रहे हैं। आप यानी संविधान के विरुद्ध जा रहे हैं। पार्टी संविधान का ये क्यों लिखा हुआ है कि हर 3 महीने पे आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करेंगे? वो कंपल्सन नहीं है, वो रिकमेंडेशन है और उसी मैं आपको बताना चाहता हूं और उसी को आधार बना के मीटिंग हो रही है। लेकिन अभी रिसेंटली क्योंकि नई टीम का गठन हुआ है और अध्यक्ष जी बदले थे, बहुत सारे लोग सरकार में चले गए और जो लोग सरकार में चले गए उनको संगठनात्मक जिम्मेदारियों से मुक्त किया गया। चलिए ठीक है, आ रहे हैं आपके पास दुष्यंत शर्मा जी। ये कार्यकारिणी की बैठक जो चल रही है और प्लान है बीजेपी का कि जिन राज्यों में कमजोर है बीजेपी वहां पर खुद को स्ट्रॉन्ग करे, मजबूती प्रदान करे वहां पर, ये किस तरीके से आप देख रहे हैं इस कार्यकारिणी की बैठक? नहीं, वो ठीक है, बीजेपी पार्टी अपना, कोई भी पार्टी इस बात को चाहेगी कि वो आगे बढ़े, विस्तार करे अपना। तो लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा कि भाई आप मुझसे क्या प्रश्न ये जानना चाह रहे हैं। वो पार्टी है, रूल कर रही है और उनका अपना राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग है, तो विस्तार की कौन बात, छोटी पार्टी भी सोचती है। ठीक है, इस सवाल का जवाब आप नहीं देना चाहते, दूसरा सवाल पूछ लेते। दूसरा सवाल यह कि अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस अपने काम से काम रखे, अपने नेता को ढूंढे, हमारी तरफ ज्यादा ध्यान ना लगाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर देश का संविधान अगर इसकी इजाज़त देता है और देश की जनता इस बात की इजाज़त देती है कि विपक्ष कोई काम ना करे और उनको फ्री हैंड छोड़ दे, तो ठीक है, वो आवाराओं की तरह काम करना चाहते हैं तो आवारा बने और काम करें और देश की जनता उसका लुत्फ उठाए। राहुल गांधी 1 महीने से लापता हैं। राहुल गांधी पर निशाना साधा है। किसने साधा है? अमित शाह ने। वो आपके कौन से नेता अभी उन्होंने हमें पोस्टर लगाए जा रहे हैं, इस बात की आपको जानकारी नहीं है? सुन लीजिए, अभी उन्होंने हमें हिदायत दी है तो पहले खुद ही मान लें, उसको अपनी तरफ देख लें। क्या देखना है उनको? अपनी तरफ देखें ना, वो क्यों हमें क्यों हिदायत दे रहे हैं? नहीं, देखना क्या है उनको? नहीं, वो अपनी तरफ ये बात देखे कि वो जब दूसरों पे पत्थर फेंक रहे हैं, अपने तो घरों को बचाएं, तो जब दूसरों से क्यों प्रश्न कर रहे हैं? वो अपने आप से ही बचा ले। नहीं, आपकी बात क्लियर नहीं, मेरी बात बिल्कुल साफ है। हमको वो ये हिदायत दे रहे हैं आप लोगों के माध्यम से कि हम चुपचाप अपने घर बैठे हैं, उनकी तरफ ना देखें, हम क्या कर रहे हैं हमें करने दें। तो दूसरों पे क्यों प्रश्न उठा रहे हैं? वो तो दूसरों को भी आजाद छोड़ दें। वो छुट्टी में हैं, वो कांग्रेस प्रेसिडेंट से इजाजत लेके गए हैं, परमिशन लेके गए हैं, तो और जैसे ही उनका वो खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आ जाएंगे। खेमचंद जी, नहीं, उन्होंने जो कहा है कि सरकार के लिए चिंता ना करें, सरकार को कंस्ट्रक्टिव सहयोग देते रहें। हमने ये नहीं कहा कि मैंने उस प्रश्न का जवाब दिया जो विपक्ष ने कहा है, मैंने आपके प्रश्न का जवाब नहीं दिया, आपके का भी मैं दे दूंगा। आप करेक्ट करें अपने प्रश्न को। विनय जी, आपके प्रश्न में सवाल उठा रहे हैं, प्लीज। जो मेरे को जवाब देना था वो, क्योंकि आप उस बेसिक इंटेंशन पे सवाल कर रहे थे। बेसिक इंटेंशन ये थी कि विपक्ष अपना काम करना चाहिए, वो करे, लेकिन हमारी चिंता ना करे। वो चिंता अगर किसी की करनी चाहिए तो अपने नेता की करे, क्योंकि वो नेता गायब है और वो नेता गायब होने की वजह से जिस क्षेत्र को वो रिप्रेजेंट करते हैं उस क्षेत्र की जनता परेशान है, क्योंकि उनके जो मुद्दे हैं, उनकी जो बातें हैं वो संसद में उठ नहीं पाई हैं, संसद में आगे नहीं आ पाई हैं, इसीलिए वो जनता परेशान है। तो उसका सिर्फ कहने का मतलब इतना था। 1 मिनट आ रही पुष्परंजन जी, बड़ा छोटा सा सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। क्या लगता नहीं कि इस राहुल गांधी जब से नहीं दिख रहे हैं, दृश्य से गायब हैं, सरकार का भी फेल्योर है? एसपीजी सरकार के अंडर में आती है, इंटेलिजेंस है गवर्नमेंट की, इतनी बड़ी गवर्नमेंट आप चला रहे हैं, आपको ट्रेस नहीं करना चाहिए कि कहाँ ये गायब है, नहीं है? आप इसे मानेंगे कि सरकार भी यहाँ फेल कर रही है? राहुल गांधी कोई छोटे मोटे कद के नेता तो है नहीं, उनको मॉनिटर किया जा सकता है किस लोकेशन में दुनिया के,
आपका एसपीजी क्या कर इसमें रहा है, एक होता है आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही है? प्लीज, इसमें दोनों चीज़ों में बड़ा फर्क है। एक होता है कि इंटेंशनली आप कहीं गए हुए हो, और दूसरा होता है कि आपको कोई उठा के ले गए। आप इंटेंशनली गए हुए हो, आप उसको यदि ढूंढते हो या उस पर कोई भी कार्रवाई करते हो तो ये उस व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है, ऐसा करना गलत है। आप जो रिकमेंडेशन दे रहे हैं शायद वो सही सार्थक नहीं है। तो हमारी सरकार, अगर कांग्रेस बोले, अगर कोई व्यक्ति बोले कि राहुल जी गायब हैं, उस पर शिकायत दर्ज करे, तो सरकार जरूर काम करेगी, उनको ट्रेस करेगी और उनको ढूंढ के भी लाएगी। जाते हो, अगर आप सारी प्रक्रिया देखते हो, एसपीजी जिनको भी दिया जाता है, सारा लॉगबुक मेंटेन होता है, इंटेलिजेंस लॉगबुक मेंटेन करता है और सारा मूवमेंट लिखा जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पता होने का मतलब क्या? आप जेड प्लस सिक्योरिटी देते हैं, एक लॉगबुक मेंटेन उस बात का भाव समझिए। पता नहीं है का मतलब है कि उनके पास पब्लिक रिस्पांसिबिलिटी होते हुए भी वो पब्लिक डोमेन में नहीं है। पता होने का मतलब ये नहीं है कि भाई वो कहाँ पे हैं। हम सरकार का काम नहीं होता कि कोई एक्स व्यक्ति कहाँ पे है या कहाँ पे नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को, आपकी भी जिम्मेदारी, सरकार का दायित्व बिल्कुल है। बड़ा नेता, आप बात समझिए, विपक्ष का नेता लापता नहीं है, तो सरकार को लापता कहना मैं गलत, ठीक है, गलत शब्द होगा, लापता नहीं कहना चाहिए। एक सवाल तो स्पीच है, हाँ, वो कांग्रेस वाले अपनी जिम्मेदारी से भागे हुए हैं, ये कहना सही होगा कि राहुल गांधी एक जिम्मेदार नेता है। क्या वो अपनी जिम्मेदारी को इस वक्त समझ रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस के किसी भी नेता से पूछा जा रहा है, उनको भी नहीं पता कहां पर है। सोनिया गांधी कहते हैं कि आ जाएंगे, आ जाएंगे। चिंतन मंथन गए हैं, कौन सी दिशा में कहां चिंतन मंथन हो रहा है, इतना पार्टी का इंपॉर्टेंट टाइम निकला जा रहा है। राहुल गांधी 1 महीने से नदारत हैं। क्या जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं जो जिम्मेदारी उनके कंधों पर है? और ये भी खबर है कि शायद अध्यक्ष बनाने की तैयारी चल रही है उनको। राहुल गांधी के कद के पाकिस्तान में युवा नेता थे बेनजीर भुट्टो के बेटे, वो भी चुनाव के टाइम में बड़े नाराज होकर गायब हो गए। पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास पता था कि कहाँ है, दुबई है कि लंदन है कि कहाँ गायब हो गए हैं। आपकी गवर्नमेंट है, आप इतना बड़ा इंटेलिजेंस नेटवर्क है, आप इंटरपोल से मदद ले सकते हैं कि हमारा नेता गायब है। जी वो गायब, वो लापता नहीं है। ना कांग्रेस ने ऐसा बोला है, ना बीजेपी ने बोला है। ऐसा घोषित करना किसी भी सम्मानीय व्यक्ति के सम्मान में ऐसी बातें कहना सही नहीं होगा। वो एक राष्ट्रीय पार्टी के उपाध्यक्ष हैं कि वो लापता हैं, गायब में, ऐसा शब्द यूज नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो पब्लिक डोमेन में नहीं है, अपनी रिस्पांसिबिलिटी को नहीं निभा रहे हैं, उस पर जरूर भारतीय जनता पार्टी का क्वेश्चन है, लेकिन वो लापता हैं, वो मतलब रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ऐसा कहना। आपका एक मंत्री कहता है कि वो मलेशियाई विमान की तरह लापता है, एक सरकार में बैठा हुआ मंत्री उन्होंने ये बोला कि उनके बारे में बेंगलुरु में, सुनिए आप समझिए, उनका कहने का मतलब ये था कि पब्लिक को, जो एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, जो जिनके पास बड़ी जिम्मेदारी है, वो व्यक्ति पब्लिक डोमेन में ना है। इसमें जनता को इतना सस्पेंस है। इस बात का मैं फिर आ रहा हूं बेंगलुरु बैठक पर, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में क्या इस पे भी चर्चा होने वाली है कि नेता जो बीजेपी के हैं वो जब बाउंड्री से बाहर बोलने लगते हैं, जैसे मलेशियाई विमान का मामला था, रंग भेद वाली बात थी गिरिराज सिंह जैसा का हाल में, या अतीत में भी क्रिश्चियंस पे, मुसलमानों पे जिस तरह के आक्षेप या जिस तरह की आवाज़ उठाई गई थी, क्या बेंगलुरु में इस पे गंभीरता से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बात होगी कि क्या बोलना और क्या बोलना नहीं चाहिए नेताओं को? देखिए, संगठनात्मक सारी गतिविधियों पे बात होती है और डिसिप्लिनरी कमेटी भी वहाँ पे मौजूद होती है, तो ये चीज़ें तो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होती हैं और ये हमेशा चलता रहता है। कि विशेषकर इस पर कोई बात हो, ऐसा कहना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये संगठन का एक अभिन्न अंग है और भारतीय जनता पार्टी इसको हमेशा ध्यान में रखती है। चलिए ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, सवाल बरकरार है, जानने की कोशिश करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर चर्चा कर रहे हैं। मोदी सरकार के सामने ढेर सारी चुनौतियां हैं। मनोज जी, सबसे पहली चुनौती चुनाव को लेकर है। राजधानी में जिस तरीके से हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा है, उसके बाद लग नहीं रहा है, शायद कॉन्फिडेंस कम हुआ है, लूज हुआ है, क्योंकि मोदी लहर के सहारे पार करने की कोशिश की गई नैया, लेकिन नहीं हो पाई, यहाँ पर ब्रेक लग गया। आगे के राज्यों में कैसी तस्वीर नजर आ रही है और चिंता कितनी बड़ी है इस वक्त? निश्चित रूप से दिल्ली में जिस प्रकार के चुनाव परिणाम विधानसभा में आए, वो पार्टी के लिए मंथन का विषय है कि दिल्ली भाजपा का एक मजबूत किला माना जाता रहा है, संगठन मजबूत है, उसके बावजूद जिस प्रकार से दिल्ली की जनता ने जो जनादेश दिया
और पार्टी महज 3 सीटें प्राप्त कर सकी इस विधानसभा चुनाव में, वो निश्चित रूप से पार्टी के लिए एक चिंता का विषय है। लेकिन अब पार्टी के सामने दूसरा चिंता का विषय है बिहार। वो बिहार जहां पर जनता दल यू का शासन है और जनता दल यू के इस समय मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, जिनके बारे में माना यह जाता है कि उनका नरेंद्र मोदी जी से 36 का राजनीतिक रूप से एक रिश्ता रहा है। दोनों नीतीश कुमार शायद नरेंद्र मोदी की जो राजनीति है उसे पसंद नहीं करते हैं और बीजेपी किसी भी कीमत पर उस बिहार को जीतना चाहेगी। जिस प्रकार से बिहार में गठबंधन की सियासत हो रही है कि एक तरफ लालू, नीतीश, कांग्रेस मिलके एक नया समीकरण बनाने में लगे हैं। जनता परिवार की दोबारा पुनः बात हो रही है कि लालू यादव का भी हाल ही में बयान आया है कि वे हम सब लोग फिर से इकट्ठा हो रहे हैं और एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार भी एक चुनौती। हाँ, मुलायम सिंह यूपी में शासन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जिस प्रकार जनता परिवार एकजुट हो रहा है, अगर ये बिहार चुनाव तक एकजुट हो गया तो एक तगड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी को बिहार में मिल सकती है। और ये भी खबर है कि पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो भी तय कर लिया गया है, झंडा कौन सा होगा ये अभी तय नहीं हुआ है। नहीं, अब लालू प्रसाद यादव जी हैं, मुलायम सिंह जी हैं और नीतीश कुमार हैं, तीनों जनता परिवार के और समाजवादी आंदोलन के बड़े अगवा नेता रहे हैं और तीनों मिलकर एक ऐसी रणनीति बनाएंगे कि कम से कम पहले तो बिहार वो लोग जीते, जनता परिवार बिहार जीते और उसके बाद देश में एक वैकल्पिक राजनीति के रूप में जनता परिवार को देश की जनता के सामने खड़ा करे। क्योंकि उसके बाद उत्तर प्रदेश में 17 में चुनाव होना है जहां समाजवादी पार्टी की सरकार है। तो निश्चित रूप से बिहार का जो चुनावी अखाड़ा होगा वो बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी बिहार को जीत के संदेश ये देना चाहेगी कि नरेंद्र मोदी का जो छवि है, नरेंद्र मोदी की जो लहर है वो बाकी है। दिल्ली के जो चुनाव परिणाम आए उसके दूसरे कारण थे और बिहार में बीजेपी भी अपने आप को मजबूत करने में लगी हुई है। चुनौती इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि बीजेपी ने टेस्ट करके देखा मांझी को लेकर, वहां पर भी फेलियर साबित हुई। एक चुनौती ये भी है क्योंकि उन्होंने एक टेस्ट किया, वहां पर भी कामयाबी नहीं ली दिल्ली के बाद। नहीं, मैं ये मानता हूं जो मांझी का मामला था वो तो जनता दल परिवार के अंदर का था। बीजेपी ने मजे जरूर लिए भारतीय जनता पार्टी ने कि देखे कि ऊंट किस करवट बैठता है, उसके बाद उस पर हाथ धरा जाए। मांझी जी बीच में ही मैदान छोड़ के भाग गए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने भी उनसे किनारा करना बेहतर समझा। बीजेपी के साथ वहां पर रामविलास पासवान है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी भी अपना एक सामाजिक समीकरण वहां बना रही है। इसलिए बिहार का चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। खेमचंद शर्मा जी, देखिए, कोई भी चुनाव होता है वो आसान नहीं होता और भारतीय जनता पार्टी उसको आसान कह के लेती भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने वर्कर्स के साथ मिलकर पूरी मेहनत करती है और जनता के बीच जाती है और जनता के बीच में जो जनता के हित की बातें वो करती है। बिहार की जनता ने हमें लोकसभा इलेक्शन में बहुत समर्थन दिया, बढ़ चढ़ के समर्थन दिया और उनके समर्थन की वजह से हमारी सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में बन सकी। हमें पूरा भरोसा है कि बिहार में हमारी सरकार आएगी क्योंकि जो 10 महीने में मोदी सरकार ने जो काम किए हैं वो बहुत अच्छे काम किए हैं और उसको बिहार की जो जनता, जो इंटेलेक्चुअल जनता मानी जाती है, वो उसको पसंद करेगी। तीसरा, मैं आपको एक कारण, इंपॉर्टेंट कारण बताना चाहता हूँ। सिर्फ मोदी जी को रोकने के लिए वहाँ पे जितने भी लोग जो आपस में लड़ते थे, एक दूसरे को गाली देते थे, जिनके विचार बिल्कुल मिलते जुलते नहीं है, वो इकट्ठे आ गए। उसको जनता समझ चुकी है और उसको जनता जानती है और मेरे को पूर्ण भरोसा है कि उसको जनता समर्थन नहीं करेगी। नहीं, आपने कहा कि चुनाव कोई आसान नहीं होता है, लेकिन बीजेपी के लिए दिल्ली चुनाव से पहले आसानी लग रहा था सब कुछ, लेकिन अब कहीं ना कहीं आपको लग रहा है दिल्ली में आपको सफलता नहीं मिली राजधानी में। जाहिर सी बात है कि आपके लिए आगे की राह मुश्किल है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, माननीय अध्यक्ष जी ने बहुत बड़ी बात आज कही। हम जीत से घमंड में नहीं आते और हार से कभी हताश नहीं होते। वैसे ही हम किसी भी चीज को आसान और या कठिन नहीं मानते। लेकिन राजधानी में तस्वीर उभरी है दोनों। राजधानी में कारण बहुत सारे, हताश आपको हाथ लगी है और कहीं ना कहीं वो जो जीत का घमंड था वो भी देखने को मिला। वो चकनाचूर राजधानी में आकर हो गया है। आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में हारी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हम हताश हुए ऐसा नहीं है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थन है वो बरकरार था और हम हताश नहीं है। इसलिए हम बिल्कुल आपके कार्यकर्ताओं को हताशा हाथ लगी, आपके दिल्ली के जो नेता थे उनको हताशा हाथ लगी, उनकी शिकायत रही, सुनी नहीं गई उनकी, और उसके बाद कहीं ना कहीं आपको एडवाइस किया गया और उसके बाद कहीं ना कहीं अमित शाह बैठ के ले रहे हैं। बहुत सारे कारण थे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम हारे जरूर लेकिन हताश नहीं हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अभी एमसीडी इलेक्शन आने वाले हैं, फिर से एमसीडी इलेक्शन में कमबैक करेगी क्योंकि जनता ने सिर्फ 49 दिन में आम आदमी पार्टी का काम देख लिया है, उन लोगों को पहचान लिया है और भारतीय जनता पार्टी इसलिए बिल्कुल हताश नहीं है, पूरी तरीके से पॉजिटिव है और जनता के लिए काम कर रही है और करती रहेगी।
ये कांग्रेस मुक्त भारत का जो सपना आप देख रहे हैं कैसे साकार होगा? क्योंकि जो वादे आपने किए जनता से, उन वादों पर 10 महीने में कोई ऐसा काम हुआ है जिससे फौरन तौर पर राहत जनता को मिली हो? एक काम आप मुझे गिना दीजिए। आप देखिए जनता को एक काम आप मुझे गिना दीजिए 10 महीने में। देखिए, अब यदि करोड़ों लोगों के बैंक खाते खुलते हैं, जो लोग बैंकों में जाने से भी डरते थे, आप कहोगे कि भाई ये जनता के लिए अच्छा काम नहीं हुआ, तो मैं इस पर क्या कमेंट करूं। दूसरा, जो देश में नेगेटिविटी का माहौल था, युवा ये सोचता था कि मैं एजुकेशन में इन्वेस्ट करूं या ना करूं, आज वो पॉजिटिव सोच रहा है क्योंकि उसको लगता है कि वो गरीब आदमी के पास खाने को रोटी नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, गरीब आदमी की बात कर रहे हैं, उसको एक वक्त की रोटी के लिए सोचना पड़ रहा है। खेमचंद जी, कौन सी बात आप कर रहे हैं? आपको बताना चाहता हूं, ये भविष्य की योजना आपने बनाई है, वो भी अमीरों के लिए, जिसके घर में पैसा है वो भारतीय जनता पार्टी और भाई नरेंद्र मोदी जमा करवा दे। गरीब कहां से लाए? जिसके पास एक वक्त की रोटी खाने के लिए, उनके लिए भाई नरेंद्र मोदी जी ने मेक इन इंडिया का जो कंसेप्ट दिया है, सड़क, पानी, मेक इन इंडिया का जो कंसेप्ट दिया है, समस्याएं बरकरार है। मैं एक जानना चाहती हूँ क्या किया इस दिशा में? बात सुनिए, जो मेक इन इंडिया का कंसेप्ट दिया है वो इसीलिए दिया है कि यहाँ से जो सालों लगेंगे इसमें, खेमचंद जी सालों नहीं लगे, आप प्लीज सुनिए, कोई देखिए, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, आप प्लीज बात समझिए। 3 लाख करोड़ रुपए जो देश का जो ऐसे ही जा रहा था उसको भारतीय जनता पार्टी ने बचाया। भारतीय जनता पार्टी ने एक वर्किंग कल्चर डेवलप की, भारतीय जनता पार्टी ने एक पॉजिटिविटी डेवलप की। जब पॉजिटिविटी डेवलप होती है तो इकोनॉमी में पैसा आता है, इकोनॉमी में पैसा आता है तो इकोनॉमी में हैपनिंग होती है, हैपनिंग होती है तो नई जॉब्स आती है, नई जॉब्स आती है तो लोगों को रोजगार मिलता है। मैं प्लीज आपको बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट के पास कोई रॉकेट साइंस नहीं है, गवर्नमेंट स्टेप बाई स्टेप जाती है। जनता को ये मिला, जनता को सम्मान मिला। आज जो देश की जनता यदि विदेश में जाती है तो उनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, कल तक उनको देखा जाता था कि उस देश से आ रहे हैं जिस देश में नेगेटिविटी। सम्मान से पेट अगर भरता है तो आप मुझे बता दीजिए। हम उस देश की जनता है जहाँ जो सम्मान अमेरिका में मार के उनको जो देश हड्डी तोड़ दी, गुजराती भाई थे बुजुर्ग, कैसी बातें कर रहे हैं। यदि हड्डी तोड़ी तो वहां की जो सरकार है उसने तुरंत कार्रवाई की और उन्होंने उस पर, आपने पहले भी देखा होगा कि हमारे हजारों लोग दूसरे देशों की जेलों में भी पड़े हैं या उन पे आपको लग रहा है कि ये उपलब्धियां गिनाकर आप इन राज्यों में कामयाबी हासिल कर सकते हैं? मेरे को बिल्कुल लगता है इन उपलब्धियों को गिना के और वहां पे जो मौजूदा सरकार हैं उनकी जो नाकामियां हैं उनको गिना के हम वहां पे सरकार बनाएंगे और निश्चित रूप से बनाएंगे। पुष्परंजन जी, देखिए, इनको ये निश्चिंत हैं, ये बहुत आज महत्वपूर्ण ऐलान किया और नरेंद्र भाई मोदी ने भी इसकी सराहना की कि विश्व का सबसे बड़ा सदस्य वाला दल हमारा भारतीय जनता पार्टी हमारी हो गई है। 10 करोड़ सदस्यता इन्होंने बना ली है और उसके बाद बहुत जल्दी उसे भी पार कर जाएंगे, 12 करोड़ हो जाएंगी संख्या इनकी। तो बहुत गर्व की बात है हमारे लिए भी, हम सबों के लिए भी। और शायद इस वजह से भी इनको लगता है कि हम हर चुनाव जीत जाएंगे। हमारे सदस्य जो हैं, इतने करोड़ तो किसी भी पूरी दुनिया में किसी पार्टी के पास नहीं है। सदस्य कैसे ही बना रहे हैं, यार ये भी गौर करने वाली बात है। इंटरनेट पे इन्होंने डाल दिया है, नाम पता वो सब चीज़ें आप भर दीजिए, टेलीफोन नंबर भर दीजिए और मेल आईडी भर दीजिए, सदस्य आप बन जाएंगे। उसके बाद आपको भेज देना, सदस्य बन जाएंगे। आप एक मोबाइल नंबर आपके पास है, आप उस नंबर पे आप मिस कॉल कीजिए, आप सदस्य, आपको पूछा जाएगा, आप फिर सदस्य बन जाएंगे। क्या फ़र्क है हम में और चीन में? मैं आप दूसरा उदाहरण दूं, किसको इन्होंने पार किया है? इन्होंने पार किया है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को। आज चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को 2014 में उसकी सदस्यता थी 86.7 मिलियन, यानी 8 करोड़ 67 लाख सदस्य चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के थे। वो सदस्य कैसे बनाते हैं उसका उदाहरण आपको देता हूँ। आप अप्लाई करते हैं पहले चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता के लिए और 1 साल तक उसका पीरियड होता है, प्रोबेशन पीरियड। 1 साल तक आपको ऑब्जर्व करेगा कि आप कौन हैं, आज क्या हालत है। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मोबाइल पे आप भेज दीजिए, चाहे दाऊद इब्राहिम हो या कोई हो, वो सदस्य बन जाएगा। आप वेरीफाई नहीं करेंगे, ऑब्जर्व नहीं करेंगे, इस तरह से आपने सदस्य बनाया। इस वजह से आप सीना ठोक के कह रहे हैं कि देखिए जी हम तो आज 10 करोड़ हमारे सदस्य हो गए हैं। ये वही हुआ है जैसे जर्मनी में, नाजी जर्मनी में हिटलर के वक्त एक उछाल आया सदस्य बनने का
और वो अचानक जनता वहाँ इतनी त्रस्त हुई, क्या फिर हिटलर का हालत हुआ, नाजी पार्टी का क्या हालत हुई उस समय पूरे यूरोप में, ये पूरी दुनिया जानती है, उसको यहाँ व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है अपने। इसलिए आप इतने गौरवान्वित मत हो जाइए, आप संतुलित होइए, और सदस्य जिस तरह से बना रहे हैं जिस रफ्तार में, उसमें बड़ी खामी आने वाली है। एक दूसरा, आज मोदी जी जो बयान दे रहे थे, रैली को संबोधित कर रहे थे, एक मजबूर प्रधानमंत्री का बयान भी मैं देख रहा था। वो कह रहे थे कि आप जो सब्सिडी के गैस सिलेंडर वगैरह लिया है आप लोगों ने, आप सक्षम है तो आप उसे वापस कर दीजिए। हमने अभी 2 लाख लोगों ने वापस किया, हम गरीबों को देंगे। मतलब ये कि देश के प्रधानमंत्री को ये पता है कि जो सिलेंडर सब्सिडी वाले उन्होंने बांटे हैं, उसमें अधिकांश वैसे लोग उसको लिए हैं जो कुपात्र हैं, जो अमीर हैं, जिन्होंने उस पर हक जमा रखा है। आप प्रधानमंत्री हो, आप आदेश कीजिए कि जो लोग गलत तरीके से जिन्होंने गरीबों का हक मारा है, सिलेंडर हथिया है, अगर वो पकड़े जाते हैं तो हम सजा देंगे उनको। बिल्कुल। देखिए कैसे वापस हो जाता है, देखिए कैसे उचित पात्र के हाथ में जाता है। महंगाई को आप ठीक करें, गरीबों के हाथ में उनके सब्सिडी जाएं। आप सिर्फ कहते हैं कि बैंक का हमने बड़ा खाते खुलवा दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। खाते खुलवाएं इसलिए कि धीरे धीरे आप सब्सिडी को खत्म कर देंगे, आप उसे मिनिमाइज कर देंगे धीरे धीरे। ये इसके पीछे फंडा है। माननीय ठीक बड़े है। सहयोगी जो पत्रकार हैं उनको बताना चाहता हूँ कि कम से कम जो अच्छे काम है उनकी सराहना करनी चाहिए। हम सब्सिडी को खत्म नहीं करेंगे, सब्सिडी को उचित हाथों में पहुंचाएंगे, उचित तरीके से पहुंचाएंगे। उसमें जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसको खत्म करेंगे। जिसको सब्सिडी मिलनी चाहिए उसके अकाउंट में डायरेक्ट सब्सिडी जाएगी। और उससे मैं बताना चाहता हूँ, कुछ और है खेमचंद जी, सर का आप जो समझा सवाल है नहीं। आपको बताना, अब पार्टी की बात आई, पार्टी की जो मैक्सिमम सदस्यता की बात आई, तो आपको बताना चाहता हूँ चीन में सिंगल पार्टी सिस्टम है। नहीं, अगर पहले एक सवाल का आप जवाब दीजिए। सवाल ये है कि हाँ। ये सर ने सवाल उठाया कि आप लोगों को ये पता है कि गलत हाथों में सब्सिडी जा रही है, आपको तो उसको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई? ठीक है, मैं आपको इसी में बताना चाह रहा हूँ। ये आप अपील कर रहे हैं लोगों से कि आप सक्षम है तो लौटा दीजिए, मत लीजिए। जब आपको पता है कि गरीबों का हक मारा जा रहा है तो आप इस पर कोई काम क्यों नहीं कर रही है सरकार? अब मेरे को सवाल ये है, आप मेरे को आंसर देने दीजिए। इसमें 2 चीजें हैं। ये बड़ा सब्जेक्टिव सा है कि गलत हाथ नहीं है, वो सभी देश के नागरिक हैं। और उसमें यह है कि कोई समर्थ है, कोई समर्थ नहीं है। जो सब्सिडी हमारे देश में जो डिसाइड की गई है वो सब्सिडी सबके लिए अक्रॉस द लाइन है, उसमें कोई कैटेगराइजेशन नहीं किया गया। हाँ, मोदी जी ने अपने आप से एक इनोवेटिव स्टेप लिया, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया और उस इनिशिएटिव के नाते उन्होंने बोला कि जो लोग जिनके पास पर्याप्त पैसा है या पर्याप्त उनके पास साधन है, उनको ये सब्सिडी नहीं लेनी चाहिए। उनके कॉल की वजह से बहुत सारे लोगों ने इस स्टेप को एक्सेप्ट किया और इससे करोड़ों रुपए देश के बचे और उस करोड़ों रुपए को गरीबों के लिए उपयोग में लाया गया। यदि कल को ऐसे ही यदि सरकार कैटेगराइजेशन कर देती है कि इस कैटेगरी को हम सब्सिडी देंगे, इसको नहीं देंगे, उस पर कितना बड़ा हल्ला ये लोग मचाने वाले हैं या जनता को किस तरीके से उस पर इम्पैक्ट होने वाला है, उसकी वजह मोदी जी ने क्या किया, आप सेल्फ इनिशिएटिव लीजिए। और उसके लिए खेमचंद जी की सरकार से ये उम्मीद थी कि सरकार बहुत से ऐसे काम थे देश के भीतर, उन पर जल्दी से काम शुरू कर सकती है। सारे काम उनको दरकिनार करते हुए कुछ ऐसे कामों में आपने हाथ डाला है जिनपे सालों लगेंगे। गरीब जनता तब तक कहां जाए? सवाल ये है, सालों बहुत जरूरी है। मेरा सवाल आपसे है, बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत की ओर बढ़ रही है कदम पर, ये कदम कैसे देख रहे हैं? फिर आप क्या करेंगे अगर कामयाबी मिल गई तो? कांग्रेस का तो सुपड़ा साफ। मुंगेरी लाल जी भी बड़े हसीन सपने देखा करते थे, अब ये भी देख रहे हैं, तो इनके सपने जितने दिल्ली में पूरे हुए वैसे ही पूरे देश में पूरे होंगे। दूसरा एक और भी चीज़ है कि सपने देखने का राइट तो है ना सभी को, इनको कुछ ज़्यादा राइट है। इनके तो साकार हो रहे हैं। नहीं, इनके कहाँ साकार हो रहे हैं? आप ही ने तो अभी कहा महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, ठीक है, राजधानी की तस्वीर देखकर आगे का अंदाजा आप कैसे लगा सकते हैं? आप अपना जो सवाल आपने उठाया था, आप अपना जो सवाल आपने उठाया था उसी को आप निकाल के देखिए आपने क्या कहा, तो इनको टाइम लगा उसका जवाब देने में कि एक काम बताइए, क्या जिन मुद्दों पे सरकार आई थी उन मुद्दों में से कोई एक मुद्दा, आपने भी यही सवाल किया था, क्या एक कोई मुद्दा इन्होंने उठाया? जो सरकार आई थी महंगाई पे कि 100 दिन में महंगाई कम करेगी। सरकार आई थी भ्रष्टाचार के खिलाफ, क्या किया इन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ? कौन सा काला धन 100 दिन के अंदर ले आए? कौन सी सुरक्षा, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा बताइए, कौन से दिन इंक्लूडिंग नहीं हुई है? दूसरा, चाइना को पानी पी का कोसा इन्होंने, उसने जो मनमानी की, इवन अब तो वो हिंद महासागर में भी अपना हिसाब किताब पूरा जलवा दिखा रहा है। तो ये किसी बस एक प्रधानमंत्री की फॉरेन मीटिंग्स, विदेश आवागमन, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ। दूसरा, मैं आपसे एक बात और एक सवाल, मैं पूरी डायस में अगर मेरा गलत हो तो मैं वापस ले लूँगा उसको। 2013 में भूमि अधिग्रहण बिल यूपीए सरकार के द्वारा लाया गया और सभी ने मिलकर पार्लियामेंट में लंबी बहस के बाद उसको पारित कराया गया। कानून कोई सरकार जो सरकार होती है वो सरकार लेके आती है, लेकिन कानून तो पूरे देश का होता है, वो कांग्रेस का कानून थोड़ा ही है।
वो या बीजेपी का कानून थोड़ी, देश के लिए कानून है। इन्होंने उसमें वो चीज़ें जुड़वाई जो 70%, 80%, 80% जो रिकमेंडेशन वाला मामला था कि जिसमें सहमति की बात हो, इन्होंने उसको पूरी मुस्तैदी के साथ बनवाया और कांग्रेस ने उसको बनाया, उस यूपीए सरकार ने उसको बनाया। उसके बाद वो कानून लागू भी नहीं हुआ, उसको 8 महीने भी नहीं हुए, और जैसे ही ये सरकार आई तो सबसे पहले इन्होंने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। ये बात पहले भी हम सुन चुके हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात के जरिए उपलब्धियां इसकी गिनवा चुके हैं, कितना फायदेमंद होगा। किसान विरोधी बता रहे हैं, इनका ये कहना है कि आपके हाथ में ये लग गया है मुद्दा। विपनेश मेरी एक बात सुनिए, देखिए मैं जब से आया हूं मैं चुप बैठा हूं, मुझे एक बात पूरी कहने दो, अगर आप नहीं कहने देंगे तो कोई बात नहीं। ऐसा है कि आप जरा एक सवाल का जवाब दिलवाइए, किसी से भी दिलवाइए, मैं इनसे ही नहीं कह रहा कि भाई इतनी जो कानून लागू ही नहीं हुआ, जिसके कोई रिजल्ट, आमतौर से कानून लागू होने के बाद उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स उसके बाहर आते हैं, तो अगर उसमें कोई कमी है ठीक है, अच्छी बात है, अमेंडमेंट आने चाहिए। लेकिन जो कानून लागू ही नहीं हुआ उसके लिए ऑर्डिनेंस लाने की क्या जरूरत थी? और फिर अभी ये कानून ले आए, अब ये फिर अपने ही कानून को, बनवाए हुए कानून को फिर लाए पार्लियामेंट में, और लोकसभा में लाके इन्होंने इसमें 9 अमेंडमेंट किए। वही अफरा तफरी में, आनंद फानन में, किसको फायदा पहुंचाने के लिए? खाली कॉर्पोरेट को। ऐसी क्या आपत्ति, जबकि इनका ही बनाया हुआ कानून था वो। अरे उसको लाते, लागू करते, देख लेते उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इन्होंने बिना प्रॉब्लम्स लाए, और अब ये बात आपकी पॉइंट की है। अच्छा, अब आप तीसरी बात एक और, अब ये फिर तैयारी कर रहे हैं उसी ऑर्डिनेंस की। मैंने आपको 5 बातें कही हैं, अभी मैंने आपको वो बातें कही जो इनके एजेंडे में थी। उनमें से अगर एक, क्या रोजगार बढ़ा, क्या महंगाई कम हो गई, क्या इंक्लूडिंग बंद हो गई? इन्होंने क्या इंक्लूडिंग बढ़ी? नहीं। क्या चाइना से संबंध हमारे पहले की अपेक्षा ठीक हुए? ये तो गए, इन्होंने पूरा, इन्होंने जो करना था। इवन अब ये क्या कहते हैं कि जी जो हमारे जो रोजगार जो वो है नौजवान है, उनके अंदर बड़ी, अभी ये बोल रहे थे, कई जगह बोले हैं, अभी पीछे भी बोल रहे थे 24/7 पे, ये कह रहे थे कि लोगों में बड़ा विश्वास जमा है। आप डायस पे बैठे, 4 लोग आप हैं, आप भी हैं, आपको फैसला करने का राइट है। बताइए क्या देश की जनता विश्वास में है? अपनी पार्टी के अंदर इतने वेटरन लीडर्स, सीनियर लीडर्स को इन्होंने साइडलाइन कर दिया। आज सवाल उठ रहा है कि जी वो मंच में है, उनको देख लें, उनका आशीर्वाद सब लोग ले रहे हैं। अब इसमें तो एक और भी बात है, मतलब क्या देवता हैं वो या भगवान है? कार्यकारिणी की बैठक को लेकर आपने ये कहा कि कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, मैं क्या करूं? अब आप कह रहे हैं कि इनके सीनियर लीडर्स, ये इनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। यहाँ पर अगर आप, मैंने नहीं कहा, ये तो पुष्परंजन जी ने भी कहा, चलो इनका अंदरूनी मामला है, तो वो कर क्या रहे हैं? दूसरा ऐसा एक जो आप कह रहे हैं, अब ये सवाल, एक जो मार्गदर्शन इनका ग्रुप है, जिसके हेड प्रधानमंत्री हैं जो भी हैं, उसमें सदस्य हैं। मैं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत सम्मान करता हूँ, व्यक्तिगत ही बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन वो उस स्थिति में ही नहीं है, उनको मालूम ही नहीं है कि वो कौन सा ग्रुप है। उनके लिए भी आशीर्वाद की बात कर रहे हैं, तो आशीर्वाद भी हाथ उठा के देना पड़ेगा, हाथ पकड़ के देना पड़ेगा। दुष्यंत जी, मैंने सवाल आपसे ये किया था कि बीजेपी आज एक बार फिर से वही दोहराया है कि बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत की ओर बढ़ रही है, कांग्रेस कैसे रोकेगी? देखिए, एक तो मैंने आपको इसका शुरुआत में ही आंसर दिया कि हसीन सपने देखने का इनका राइट है, उसे इन्हें देखते रहना चाहिए। लेकिन कई राज्यों में आपका सुपड़ा साफ हो चुका है, क्या फर्क पड़ता है उससे? देखिए, राजनीति, ये तो रणनीति बना रहे हैं, चिंतन मंथन उसी पर हो रहा है कि चलो दिल्ली में हार हुई, ये ठीक है, लेकिन आपकी क्या तैयारी चल रही है? विपनेश जी, ऐसा है, एक टाइम में बीजेपी के भी मात्र 2 सांसद पार्लियामेंट के अंदर रह गए थे। दूसरा ऐसा है, हार जीत लोकतंत्र में लगी रहती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता 2 सांसद थे तो क्या पार्टी नहीं खत्म हो गई? इनको जीवन में पहली बार मौका मिला है, और अच्छा मौका मिला है। जीवन में पहली बार मौका नहीं मिला है, पहले एनडीए को मिला था, पहले एनडीए इनका कुछ नहीं था, अब इनको फुल फ्लेज मौका मिला है, सारे इन्हीं के, सब कुछ इनके हाथ में, और फिर भी सवाल इन पर उठ रहे हैं कि कुछ परफॉर्म नहीं कर पा रहे, डिलीवर नहीं कर पा रहे। मेरा सवाल आज है कि इनका चिंतन मंथन शुरू हो गया है। ये चिंतन करते रहे इस बात में, लेकिन क्या कांग्रेस खत्म हो जाएगी? अभी भी 9 राज्यों में सरकार है। राहुल गांधी कहाँ है? कहाँ राहुल गांधी जी के लिए सिंपैथी लेने से, अब ये अलग प्रश्न है। राहुल गांधी जी के लिए मैडम सोनिया गांधी भी बयान दे चुकी हैं, वो सही समय पे आके अपनी बात जनता के बीच में रखेंगे। दूसरा, नहीं, कोई चमत्कार नहीं है, लीडर की हर एक की अपनी स्ट्रेटेजी होती है, पार्टी की स्ट्रेटेजी होती है, हो सकता है आप लोगों से शेयर नहीं कर पा रही है पार्टी। और फिर दूसरा, इसके लिए तो एक सवाल मैं नहीं उठा रहा हूं, मेरी पार्टी नहीं उठा रही है इस बात का। तो संसदीय क्षेत्र में किसानों का बुरा हाल है, राहुल गांधी कहाँ है? उनको मिलने जाना चाहिए था किसानों से, जिस तरह की सोनिया गांधी मिल रही है। वो भी मामला हमारी पार्टी का मामला है, आप उसमें इतने ज्यादा आतुर ना हो। मैडम गांधी खुद मिल रही है, राहुल गांधी को दिया है,
सारे वर्कर तो मुस्तैद हैं, सारे को दिया मेंबर है, पार्लियामेंट उम्मीदें मुस्तैद है, उनसे पूरी हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मुस्तैद है, तो आप अकेले उन्हीं के लिए क्यों परेशान? वो समय पे आएंगे, सही समय पे मैं आगे उनके आपको जवाब संसदीय क्षेत्र देंगे। की बात कर रही हूँ जी दुष्यंत जी, उनके संसदीय क्षेत्र की बात कर नहीं, रही ठीक हूँ। है, जो उनके- वादे उन्होंने अपने ऐसा है, जनता से किए थे, बीजेपी आज दुख की घड़ी में है वो, कहाँ नहीं, है राहुल गांधी? एकदम 15 दिन में एक कोई- झलक तो दिखा देते, हाँ, कम से कम बातचीत तो कर लेते, एक- समस्याओं का समाधान करने की कोशिश तो करते। 15 दिन में उनको एकदम कोई परवाह नहीं है। सुनिए मेरी बात सुनिए, एकदम 15 दिन में वो दुख की घड़ी में नहीं आ गए। बीजेपी को पोस्टर में लगाने नहीं, का आपको मौका- हंसी आ रही होगी, मुझे दुष्यंत मुझे जी, हंसी किसानों इसलिए आ से रही है जाकर बात कि कीजिए, उनका अपोजिशन क्या को बीत काम रही है करने इस का पर। मौका मिला, उनको आपको टॉपिक तो हंसी मिला, आ रही होगी पोस्टर लगाने यहाँ का बैठे मौका हुए। तो मिला। नहीं, वो आपको हंसी पोस्टर- आ रही हो, किसानों से जाकर पूछिए जहाँ आत्महत्या कर रहे हैं किसान। किसानों के हम साथ दुख हैं, क्या हमारी होता पार्टी है? साथ है, किसानों की मुहिम को हम लेके चल रहे हैं और आपकी उनके हंसी साथ बता रही है कि आप किसके साथ ताजीवन खड़े हमारी हुए हैं। पार्टी लगी रहेगी और किसानों को हम किसी भी हद तक जाकर किसानों के मुद्दों से हम कोई समझौता नहीं कहने करेंगे और करने में जमीन नहीं, आसमान हमारी का पार्टी फर्क साथ होता है। हालात हमारी बता रहे हैं कि हमारी आप पार्टी कितने हमारी संजीदा पार्टी हैं साथ अपने है। वादों को लेकर। देखिए, जो वर्तमान सरकार है वो संजीदा नहीं है, वो उनके हकों को बांटना चाहती है। वही उन सब जो 4, 5, 9 उन्होंने संशोधन किए, वही सब किसानों के खिलाफ है। आप कैसे कहते हैं कि उनकी बिना सहमति की आप जमीन ले सकते हैं? तो उन्हीं मुद्दों को कांग्रेस पार्टी लेके अकेले राहुल गांधी जी नहीं लेके चल रहे हैं। राहुल गांधी जी की उठाई हुई मुहिम में भट्टा पारसोल से ये आंदोलन चला है और उसके बाद पूरे देश में फैला है। आज मैडम गांधी जो प्रेसिडेंट है खुद इनिशिएटिव ले रही हैं, वो खुद ही इस काम को अपने हाथ में लेके काम कर रही हैं। दुष्यंत जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना जी, चाहूंगा। प्लीज। जिस तरह से हम लोग टिप्पणी कर रहे हैं बेंगलुरु बैठक पे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में वरिष्ठ नेताओं को हाशिए पर बीजेपी डाल रही है, कांग्रेस ने भी तो किसी जमाने में वही काम किया। एक वक्त था सीताराम केसरी जैसे वरिष्ठ नेता को बाथरूम में बंद कर दिया गया था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि उस दौर में मतलब बड़े बड़े जो कांग्रेस के बहुत सीनियर नेता थे और गांधी नेहरू परिवार के विरुद्ध कुछ बोलना चाहते थे तो उन्हें हाशिए पर डालना, बंद कमरे से बाहर नहीं निकलने देना, ये सब काम उस समय भी हुआ है। आज क्या हो रहा है? आज वही मंच पे आडवाणी जी को बैठा दिया आपने आशीर्वाद लेने के लिए। आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, इन दो लोगों ने केजरीवाल जब जीते थे यहाँ पर तो उन्हें आशीर्वाद दिया था, बधाई दी थी उनको जीत की। बड़े नेता सबके होते हैं। तो ये कष्ट हो सकता है कि बीजेपी को हो कि ये तो कभी भी ये बधाई, ये जो आशीर्वाद है ये कहीं और हो सकता है। संकुचित सोच रखना बिल्कुल गलत है। नहीं, बड़े संकीर्ण नेता सोच नहीं सबके- है। देखिए, बड़े नेता सबके आपकी होते पार्टी हैं। में आरएसएस के और बहुत वरिष्ठ नेता थे दत्तोपंत ठेंगरी। उन्होंने यशवंत सिन्हा जब अर्थ मंत्री थे तो उन्हें अनर्थ मंत्री कहा था ऑन द रिकॉर्ड, है ना? तो आप लोग थोड़ा सा उस चीज को कहाँ तक निगल सकते हैं? आलोचना वो ये बहुत बड़ी बात है। आलोचना जैसे आप अभी नहीं निकल पा रहे हैं, आपके साथ दिक्कत है। वही, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर अन्य पार्टी, आलोचना कोई नहीं निकल पाता। अगर कोई कमी बता दी जाए तो तिलमिला जाते हैं लोग। मैं खेमचंद जी आ रही हूँ आपके पास। मनोज जी, चुनौतियां हैं बिहार, पश्चिम बंगाल, यूपी चुनाव को लेकर, जमीन अधिग्रहण बिल को लेकर, जिस तरीके से विपक्षी हमलावर हो गए, सरकार से जवाबदेह नहीं बन रहा है, इमेज बचाने की कवायद है जो दिल्ली में आकर खराब हो गई। दूसरी बात यह है कि जो उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गिना रहे हैं, तमाम नेता गिना रहे हैं, क्या इन उपलब्धियों के सहारे इन चुनौतियों से पार पालेगी सरकार? नहीं, मुझे नहीं लगता कि जिस तरह की बातें अभी कही जा रही हैं कि उससे ही एक चुनावी रणनीति बीजेपी जीत पाएगी। देखिए, चुनाव जीतने के कई पहलू होते हैं, कई उससे कारण जुड़े होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी का जो समर्थक वर्ग है, बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, वो जिस स्थिति में दिल्ली में पहुंचा है, उसे जितनी उम्मीदें इस पार्टी से थीं, वो चाहे निजी भी हो सकती हैं और फैसलों से भी हो सकती हैं, वो कहीं ना कहीं एक निराशा का माहौल पैदा कर रही है। और पार्टी के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय ये है, पार्टी ठीक है, आप 10 करोड़ नहीं 20 करोड़ सदस्य बनाओ दिल्ली पूरे देश में साहब, लेकिन अगर पार्टी का कार्यकर्ता मायूस है, पार्टी के अंदर अगर एकजुटता की कमी है, पार्टी में अगर नेताओं एक दूसरे, ठीक है मंच पे आप एकजुट बैठ रहे हैं, लेकिन संदेश अगर दूसरा जा रहा है तो उससे भी पार्टी का भला नहीं होता है। जोश होना चाहिए कार्यकर्ता में, और आज वैसा जोश मुझे तो नहीं दिखता बीजेपी में। और सबसे बड़ी चुनौती इसी बात की, सबसे बड़ी चुनौती जो है वो यही है। देखिए, बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, और जो कैडर बेस्ड पार्टी होती है, अगर उसका कार्यकर्ता मायूस होता है तो वो जनता के बीच जाके काम क्या करेगा? केवल हाथ हिलाने से वोट नहीं मिलते हैं, हाथ हिलाते हिलाते कांग्रेस 44 पे पहुंच गई। और आज अगर बीजेपी जो खड़ी है 282 पे, आज उसे सीटें मिली हैं, वो कार्यकर्ता की बदौलत मिली हैं। अगर वो कार्यकर्ता मायूस होगा, ये भाजपा के नेता जानते हैं इस बात को अच्छी तरह से, तो फिर स्थितियां दूसरी होंगी भारतीय जनता पार्टी के लिए।
मनोज जी, सवाल ये भी कि बीजेपी खुशी मना रही है अपने 10 महीने में जो काम किया, मेक इन इंडिया को लेकर, स्वच्छ भारत अभियान को लेकर, बैंक खातों को लेकर, इनको लेकर खुशी मना रही है, स्वच्छता अभियान को लेकर, विदेश यात्रा को लेकर, इनको लेकर खुशी मना रही है। जनता कितनी निराश है, क्या हुआ है, इसकी कोई परवाह नहीं। देखिए, मैं ये तो कहूंगा नहीं कि 10 महीने का सारा 10 महीने का जो जितना काम है वो नकारात्मक है, सकारात्मक चीजें हैं। नरेंद्र मोदी ने अपने नेतृत्व से एक विश्वास का माहौल पैदा किया। चुनौती अब शुरू होती है साल भर के बाद। स्वच्छ भारत अभियान मिशन अभियान है, बहुत अच्छा मिशन है, कौन विरोध करेगा उसका। गरीबों का बैंक खाते खोलने कौन मना करेगा। और जहां तक महंगाई के सवाल आपने उठाया, बिल्कुल ठीक है, महंगाई कम नहीं हुई, तो मैं ये भी कहना चाहूंगा महंगाई बढ़ी भी नहीं है। लेकिन हां, इसके बावजूद जो तमाम योजनाएं और जो सपने और जो वादे देश की जनता से किए, अगर वो जमीन पे नहीं उतरे तो शायद आने वाला समय मोदी सरकार के लिए और चुनौती भरा होगा। और जिस 2020 की बात जो वो कही जा रही है, वो शायद रास्ता और कठिन ना हो जाए, क्योंकि आपने जो योजना बनाई है उसके परिणाम 3-3.5 साल बाद आएंगे सामने। और तब तक जनता के जोश को बनाए रखना, कार्यकर्ता के जोश को बनाए रखना, जनता में विश्वास को बनाए रखना, यह सबसे बड़ा चुनौती होगा कि अगले 3 साल जनता यह माने, हां मोदी सरकार गरीब के लिए काम कर रही है, मोदी सरकार आम आदमी के लिए काम कर रही है। अगर यह विश्वास टूटा तो यह बहुत बड़ी खतरे की घंटी मोदी सरकार के लिए। एक आखिरी कमेंट में खेमचंद्र जी से लूंगी। खेमचंद्र जी, ठीक है, आप उपलब्धियां गिना रहे हैं, लेकिन क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आप जनता के बीच जाकर पूछें कि काम से आप खुश हैं या नहीं, जिन्होंने आपको वोट दिए हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। उस कैडर के अच्छे काम की वजह से और उत्साह की वजह से ही आज भारतीय जनता पार्टी के पास 10 करोड़ मेंबर बने हैं। और जब 10 करोड़ मेंबर बने हैं तो हमने इसमें मैसिव जनसंपर्क किया, और जब जनसंपर्क किया तो लोगों से उनकी बातें भी पूछी हैं, उनकी भावनाएं भी पूछी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा जो फीडबैक है उसके अनुसार लोगों में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, लोगों में बहुत ज़्यादा आशा है। और जब सरकार काम करती है तो दोनों तरीके के काम होते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो शॉर्ट टर्म में आपको पॉजिटिव इफेक्ट करते हैं, और कुछ लॉन्ग टर्म में। ठीक है, आपको फीडबैक अच्छा मिल रहा है। मेरे पास समय की कमी है, चर्चा को यहीं समाप्त करना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और उम्मीद करते हैं जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि फीडबैक उनको अच्छा मिल रहा है, 10 महीने में जितना काम हुआ, चिंतन मंथन चल रहा है, अब देखने वाली बात ये होगी फीडबैक कितना फायदा भविष्य में सरकार को पहुंचाता है, बीजेपी को पहुंचाता है। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए चैनल 1।